गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी चीज़ अगर आपने आजू बाजू देखोगे, चाहे आपका बैग हो, आपकी पेंसिल हो, कपड़े हों, खाना हो, पुस्तकें हों, जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर उनके अंदर कार्बन होता है। और तो और हमारी जो बॉडी होती है, इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो कार्बन होता है। तो अब क्योंकि कार्बन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है कि हर चीज़ में लगभग उपस्थित होता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी प्रकृति से पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर में वो तत्व के पास क्या है। हम सबसे पहले आते हैं, कार्बन का सिंबल C होता है, उसका एटॉमिक नंबर, उसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसी हिसाब से क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 6 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 6 होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या हम निकालेंगे उसका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करके, तो 12 माइनस 6 एंड इट विल बी आल्सो 6। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, 6 याद कर लो, आपको सब कुछ याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर। तो कार्बन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है। तो अब हम ले सिंबल के हिसाब से अगर लिखें तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना। पहला जो शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो हमने ये बना दिया। तो अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो अगले में जाएंगे, और अगले में कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 एंड 4। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब जो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने से इसके बाहर सिर्फ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और अगर हम ये करना चाहें कि हमें ये पता था कि जब भी कोई तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो डिपेंड करता है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने की क्षमता रखता है। तो क्योंकि हमें ये 4 मिडल वाली बात आ रही है, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब जब भी मैंने आपको ये बताया था, ये लेन देन पूरा होता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, मान लो उसको इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, तो उसे बदले में एनर्जी रिसीव करनी पड़ेगी, एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होगी? लेनी पड़ेगी। और कार्बन जो होता है वो एक छोटा एटम होता है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी अपने पास नहीं अकोमोडेट कर सकता। पहली बात समझ में आ गई कि ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन ये 4 के 4 नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हम इस पॉसिबिलिटी पे आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लेने की पॉसिबिलिटी पे, कि क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने में बिलीव करेगा। तो अब सोचो कि जब कोई एटम, कोई भी एटम है, ठीक है, जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, मैं तो 4 की बात ही नहीं कर रही, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो उसे बदले में एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है। तो मैंने बताया था लेन देन पूरा है। दुकानदार के पास जाओगे ना तो पैसे दोगे तो सामान मिलता है, ठीक है। एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, वही वाली बात यहाँ पर भी है कि जब आप इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हो, उसे ही दे रहे हो, फिर भी उसे, क्योंकि आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। एटम को एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे, अब उसे कितने एक्सेप्ट करने हैं? उसे कितने एक्सेप्ट करने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा होती है। और इतनी ज़्यादा एनर्जी कार्बन के पास होती नहीं, क्योंकि कार्बन एक बहुत छोटा एटम होता है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूज़न निकाला यहाँ से हमने कि कार्बन जो है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, ये भी क्रॉस,
और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी क्रॉस। इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई आयनिक बॉन्ड बनाने की, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः देने लेन देन पे डिपेंड करता है। अब ना तो ये लेने में बिलीव कर रहा है ना ये देने में बिलीव कर रहा है, तो इसका मतलब आयनिक आबंध तो नहीं बन सकता। तो कार्बन कैसे आबंध बनाता है? कार्बन आबंध बनाता है बेटा सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध को हम हिंदी में तो यही बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आबंध और कोवेलेंट मतलब सहसंयोजी। अब इसके क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। कार्बन जैसे बहुत सारे तत्व होते हैं, वो आपस में साझेदारी करते हैं। अब साझेदारी से आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपको लेविस सिंबल आता है ना बनाना? लेविस सिंबल क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी के, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिखाए जाते हैं, सारे नहीं दिखाए जाते। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, वही उसका वैलेंस समझ लो, सब कुछ वही है उसका। तो अब ये जो है, जब दूसरा हाइड्रोजन एटम आया इसके पास, तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो बात क्या हुई इन दोनों के बीच में? बात ये हुई कि भाई मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा लेकिन कंप्लीट नहीं दे सकता, क्योंकि ठीक है, तो कैसे देंगे? वो दोनों साझेदारी से देंगे कि तेरा इलेक्ट्रॉन मेरा। अब जब वो अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, काउंट कर रहा है, तो इसको काउंट कर रहा है जो उसका था, और इस वाले को भी काउंट कर रहा है क्योंकि वो किसी दूसरे का है, क्योंकि उन दोनों ने आपस में कैसा बॉन्ड बनाया है? सहसंयोजी आबंध बनाया है। सहसंयोजी आबंध मतलब दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो भी साझेदारी बराबर होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक तत्व दे रहा है और उनके बीच में आबंध बना है तो दूसरा तत्व भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एक तत्व 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरी साइड वाला भी 2 देगा। अगर तीसरी साइड 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक तत्व, तो दूसरी साइड से भी 3 ही इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। इसका मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और इक्वल ही उनका फिर बेनिफिट भी होगा। बेनिफिट कैसे? जैसे देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बदले में इसने भी अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया? साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब जब ये अपना काउंट कर रहा है ना, ये अपना क्लाउड काउंट कर रहा है कि मेरे क्लाउड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो दूसरा वाला है ये भी अपना काउंट करते वक्त उसके वाले को भी काउंट करेगा। तो यहाँ पे जो ये क्लाउड दिखाई दे रहा है, जो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर गए, तो ये जो बॉन्ड बना है ये ही है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। अब ये बना क्या है? दोनों की साझेदारी से, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ओवरलैप किए, उनके क्लाउड ओवरलैप किए हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे ने बराबर बराबर सहमति से दिए हैं। साझेदारी हुई है इलेक्ट्रॉन की, कहीं लेन देन नहीं हुआ पूर्णतः। समझ में आया? तो इसका मतलब जितना कंट्रीब्यूशन एक एटम दे रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन दूसरा एटम भी देगा, और फिर वो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करते वक्त दोनों के गिने जाएंगे, उसके भी, और जो इसने साझेदारी में दिए अपने दूसरे वाले तत्व ने उसके, वो भी गिने जाएंगे। अब इससे बना क्या? इससे बना 2H मिलने से क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। सुनी होगी आपने बहुत बार। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है? 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में सहसंयोजी आबंध बना है, इस वजह से। अब बात करते हैं हम, जो ये सहसंयोजी आबंध बना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक तत्व की तरफ से, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, साझेदारी तो फिर मैं 2 की कर देती हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनी। इसका मतलब देखो, हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन ने, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड दिखाई दे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना? दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक एक। तो यहाँ पर कैसा आबंध बना बेटा? एकल आबंध। ठीक है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बोलेंगे उसे हम द्वि आबंध। अगर कोई तत्व दोनों तरफ से 3-3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कैसा आबंध बनेगा? त्रि आबंध। तो हम इसको समझेंगे क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम सहसंयोजी आबंध को डैश से दिखाते हैं, लाइन से दिखाते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है?
इस लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, एक तत्व ने एक दिया, दूसरे ने दूसरा दिया, इसका मतलब ये हो गया, और ये क्या कहा जाएगा, एकल आबंध। ठीक है, 2 लाइनें परस्पर हैं आपको, जैसे इज इक्वल टू का साइन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक बॉन्ड से 2 लाइनें, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 से कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तत्व ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे तत्व ने भी कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा आबंध बना बेटा, द्विसहसंयोजी आबंध। और अगर 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं कहीं पर, तो इसका मतलब एक तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, और दूसरे ने भी बदले में कितने दिए, 3, तो दोनों ने 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए साझेदारी के अंदर। तो ये कितने बन गए, कैसा आबंध बनेगा, ये त्रय आबंध। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये 3 से बना तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हमेशा 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 सहसंयोजी आबंध बनाएगा, कभी भी आयनिक आबंध नहीं बनाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है कि कार्बन कैसा आबंध बनाता है, वो समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ पर वो सब वही समझा रखा है कि कैसे होता है। ये सहसंयोजी आबंध जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वो यही है ना। इसके अंदर हाइड्रोजन के पास एक था, दोनों ने साझेदारी कर ली, अब दोनों की साझेदारी से ये बन गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो साझेदारी में आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इन दोनों ने कैसा आबंध बनाया है, एकल सहसंयोजी आबंध। ठीक है, अब आते हैं हम देखो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का आप समझो, ऑक्सीजन का होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 2 6 आएगा। 2 6 है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का मान लो हम यहाँ पर लिखें 1 2 3 4 5 6। बेटा आप बिंदु से भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, जो दिखाई दे जाए बस। अब जो दूसरा वाला है उसके पास भी 6 है, ऑक्सीजन तो सेम ही होगा ना सबका। अब 6 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। अब दोनों ही एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई तेरे वाले 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, और मेरे वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैं लगा दूंगा वो तेरे। तो काउंट करने में क्या कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे से बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अब जब ये काउंट करेगा तो अपने तो काउंट कर ही रहा था, 1 2 3 4 5 6, साथ में दूसरे वाले भी काउंट कर रहा है 8। ठीक है, और जब ये काउंट करेगा तो ये काउंट करेगा तब इसके ले लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाले, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 4 की। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा आबंध बना है, यहाँ पर द्वि आबंध बना है, क्योंकि दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं दोनों तरफ से, तो द्वि आबंध बना है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में बेटा एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7 के हिसाब से पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो आप 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसके, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 इसके। अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन किसी के लेने पड़ेंगे, तो ये कह रहा है भाई 3 मैं दे दूंगा। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन अपने 3 देता है, दूसरा नाइट्रोजन अपने 3 देता है, दोनों की तरफ से 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसलिए कैसा आबंध आया यहाँ पर, त्रिय आबंध, त्रिय सहसंयोजी आबंध की यहाँ पे रचना हुई है। ठीक है, तो ये बना है यहाँ पे त्रिआबंध। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर त्रिआबंध। त्रिआबंध को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, या सिंपल आप बोल दो अगर तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कार्बन के अपरूप की। अपरूप क्या होता है, अपरूप को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं हम एलोट्रोप। क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, तो अब एलोट्रोप तो शायद आपको ना समझ में आए, बट अपरूप का क्या करते हैं। अपरूप का देखो क्या होता है, अप मतलब क्या होता है, दूसरा, रूप मतलब उसकी शक्ल सूरत। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, बहरूपिया सुना है आपने, सुना है ना। तो बहरूपिया क्या होता है, अंदर से कोई और आदमी होता है लेकिन वो किसी और का भेष लेके आता है ना, रूप अलग है। ठीक है, अंदर से वही है। अब वो मान लो एक दिन बंदर बन गया, एक दिन गोरिल्ला बन गया, एक दिन वो कृष्ण जी बन गया,
तो अलग अलग रूप हैं, लेकिन उसकी भीतरी जो अंदर संरचना है वो तो सब कुछ सेम है, उसकी शक्ल सूरत सब कुछ सेम है, बस बाहर से वो अपना डिफरेंट रूप ले लेता है। तो एक तरीके से अपरूप जो होते हैं उसका बहरूप ऐसे याद रख लो। हुआ क्या है यहाँ पर, तत्व जो होते हैं ना, ज़रूरी नहीं सिर्फ यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है, कार्बन के अलावा भी बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। अलग अलग रूपों में कैसे पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन ही लेते हैं। कार्बन में आपने कोयला सुना है, कोयला को देखा होगा भर भर के ट्रेन लेके जाती है ना, मालगाड़ी देखी होगी, पूरी ऊपर से भर के ट्रेन जाती है, बहुत सारे डिब्बे होते हैं मालगाड़ी में, सब लेके जाते हैं, ठीक है। तो कोयला जो है एक अपरूप है कार्बन का, क्योंकि अब कोई आपसे पूछेगा कोयले का सूत्र बताओ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताते हो तो आप क्या बोलते हो, CO2 ना। तो ऐसे ही कोयला जो है वो कार्बन तत्व का एक अपरूप है, इसका मतलब एक रूप है, एक भौतिक स्वरूप है कार्बन का। तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या हुआ, कार्बन। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप जब आप ड्राइंग बनाते हो तो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो, पेंसिल। पेंसिल के अंदर जिससे आप लिखते हो वो क्या होता है, वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो भी जब उसका आप फॉर्मूला पूछोगे मुझसे, मैं क्या कहूँगी कि बेटा इसका फॉर्मूला भी कार्बन है। क्या दोनों की संरचना में अंतर था, बाहर से दिखने में, अंदर से बात नहीं करी, अंदर से तो आप कैसे पता लगाओगे, बाहर से तो क्या सेम थे वो, नहीं, दोनों बिल्कुल अलग थे, ठीक है। अब तीसरी बात करती हूँ मैं, हीरा सुना है, हीरा इतना बेशकीमती होता है ना, बहुत करोड़ों में बिकता है। अगर इसका सूत्र कहूँगी तो मैं इसका सूत्र भी क्या कहूँगी, कार्बन। थोड़ा समझ में आया क्या है अपरूप, क्या है एलोट्रॉप, जिनके अंदर जो केमिकली वो बने हुए हैं, केमिकली तीनों किससे बने हुए हैं, रासायनिक अगर सूत्र की बात करें, रासायनिक गुणों की बात करें तो इन सबकी एक समान होगी। सबको जलाओगे तो ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाएंगे, चाहे तुम कोयला को जला लो, चाहे तुम ग्रेफाइट को जला लो, चाहे तुम हीरे को जला लो, कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा CO2 ही बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कार्बन के ये तत्व के भौतिक स्वरूप हैं, ये तो क्या है इनके अलग अलग, इनके रासायनिक गुण क्या है, एक समान। कि विभिन्न भौतिक स्वरूप हैं, उनकी भौतिक गुण अलग हैं लेकिन रासायनिक गुण एक समान है, तो उन तत्वों के रूपों को अपरूप कहते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या हुए, वो एलिमेंटल फॉर्म्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तत्व के वो विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग हों और रासायनिक गुण एक समान हों, अपरूप कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्या हो गया इनके अंदर जो कार्बन ही होने के बाद कोयला इतना ऐसा बन गया काला सा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उससे अच्छा तो ग्रेफाइट ही है, और वो सबसे अच्छा तो कौन है, हीरा ही है। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही अपरूप है, बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी अपरूप है। जैसे तुम दिए के नीचे कभी देखना, दिए के ऊपर पलटा लगा देते हो तो काला काला हो जाता है ना पलटा, तो वो भी क्या है, काजल बनाते हैं लोग उससे कई बार, तो वो भी क्या है, वो भी कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। लैम्प ब्लैक जो बोला जाता है वो भी एक अपरूप है, चारकोल बोला जाता है वो भी अपरूप है, शुगर चारकोल, वुड चारकोल, अलग अलग टाइप के चारकोल होते हैं, ये सारे कार्बन के ही अपरूप है क्योंकि सब में कार्बन मौजूद है। तो सबका फॉर्मूला तो एक ही है ना, एलिमेंटल फॉर्म तो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन उनका फॉर्मूला केमिकली क्या है, एक। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, एक है अंदर से, लेकिन बाहर से सबकी शक्लें अलग हैं। तो अब समझ में आ गया मैंने क्या कहा था, इंसान एक ही है, वो शक्ल, वो बाहर के जो स्वरूप ले रहा है वो अलग अलग ले रहा है। तो इसका मतलब अंदर से सबके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन, लेकिन बाहर वो अलग अलग रूप ले रहा है, ठीक है। तो अब उनके अंदर ऐसा फ़र्क क्यों आया है, तो इसका पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है वो इसकी संरचना पे आता है कि एक कार्बन, जो एक कार्बन होता है, अब वो कितने बॉन्ड बना सकता है, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, अगर आपको याद हो, अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कार्बन की संख्या बताई थी 6, तो पहले में 2 फिर 4, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, सिंगल वाले 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है ना। तो कितने बॉन्ड बनाएगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, कितनी दूरी से बनाएगा, इसका मतलब कार्बन एक दूसरे कार्बन से किस तरीके से अटैच होगा, किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, कैसे उसके अंदर की अरेंजमेंट होगी, उसी पे सारी ये क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो जैसे कार्बन जो है, जब हम हीरे की बात करते हैं, ये है हीरे की भीतरी संरचना। तो यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा हो, हर कार्बन जो है बेटा 4 से अटैच है,
इसका मतलब 4 कार्बन से, और वो ये जो स्ट्रक्चर है हर कार्बन फॉलो कर रहा है, हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। और उन सब के बीच में ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, हर एक के एंगल, ये एंगल हर एक का बराबर है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये अभी थोड़ा एडवांस बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हीरे के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से परफेक्ट होता है। हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, अगला वाला फिर से 4 से अटैच होता है, अगला वाला फिर से 4 से अटैच होता है। तो हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है और सिंगल एकला बंद बना के, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, इसके सारे के सारे फिल हो गए। बात करते हैं अब हम ग्रेफाइट की। देखो बच्चा दिखा रखा है ना पेंसिल से लिखता हुआ, तो ये ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, मान लो मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप इसको बराबर देख पाओ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ हर कार्बन जो है बेटा, जैसे मान लो मैंने ये कार्बन ले लिया एज पर अपने उसके समझने के लिए, कितने से अटैचमेंट दिखा रखी है इसकी, 3 कार्बन से। ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन जो होता है 3 कार्बन से अटैच है, तो ये भी रेगुलर अरेंजमेंट में आ गया है। हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो, तो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, फ्री। ये बात समझ में आई, क्योंकि कार्बन के पास कितने बॉन्ड थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से देखो ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, इसने भी बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप ध्यान रखना, कभी भी जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे या जब भी कभी ये पूछा जाए आपसे कि ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है, उसके अंदर से बिजली गुजर जाती है, लेकिन हीरे से नहीं गुजरती, हीरा कुचालक होता है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकता है आपके, व्हाई डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रीज़न क्या है, ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही तो कंडक्शन होगा। मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि कभी भी बिजली की जो एक तरीके से चालन करने की क्षमता है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके चालक कितने हैं वहाँ पर मौजूद, चाहे वो एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हों फ्री, चाहे वो आयन्स ही खुद हों, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार क्लास में हम बैठे थे कि मुझे बुक है, मैं बिल्कुल सामने और बुक मुझे लास्ट में पहुंचानी है, तो आपको कैसे पहुंचाऊंगी मैं आपसे कह दूंगी आप एक एक करके पहुंचा दोगे, लेकिन अगर अब्सेंट हो आप क्लास में और मैं फिर पहुंचाना चाहूँ बिना अपनी पोजीशन से हिले तो मैं नहीं पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि बीच में आप लोग नहीं हैं। तो उसी तरीके से बिजली फ्लो करती है। अगर कोई भी आयन, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद नहीं हुआ तो विद्युत का चालन नहीं होता। ग्रेफाइट के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी बताया मैंने, 3 बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। तो यहाँ पर हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो फ्री है तो यहाँ पर तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि डायमंड नहीं होगा क्योंकि उसके कार्बन चारों के चारों बॉन्ड बना रखे हैं एकला बंध से, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये जो दोनों देखिए आपने संरचना, यहाँ पर ये दोनों रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब डायमंड का कोई भी कार्बन देख लेना, 4 ही कार्बन से अटैच होगा उसी तरीके से जैसे पहला कार्बन देखा था, और ग्रेफाइट भी वैसे ही अटैच होगा। दूसरा, ग्रेफाइट में क्या होती है बेटा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रेफाइट की, देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। प्लेनर का मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे एक पेज मान लो आप इसे, मान लो ये एक पेज है, तो इस पेज के अंदर ये सब बना हुआ है, फिर ये दूसरा पेज है, फिर ऊपर तीसरा पेज है, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गई। और इनके बीच में ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, डैश 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 डैश, ये होती हैं बेटा वॉन डर वाल फोर्सेस। वॉन डर वाल फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, और ये फोर्सेस जो होती हैं अगर आप इसको इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिसलाओगे ना तो फिसल जाएंगी। जैसे पन्ना स्लिप नहीं कर जाता दूसरे पन्ने के ऊपर, आप उनको हटाना चाहोगे तो सेपरेट हो जाएंगे ना, तो वही होता है कि इसके अंदर ये फिसल जाते हैं क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। तो इसी वजह से जब पेंसिल को घिसा जाता है, या आपको देखना पेंसिल थोड़ी चिकनी चिकनी लगती है, आप कभी उसका चूरा बना कर हाथ से रगड़ के देखना, फिसलता है ना हाथ,
क्यों फिसलता है? वो यही इसी वजह से है कि ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बीच में यहाँ पर ये क्या मौजूद है, जो शीट्स हैं उनके बीच में वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं जो बहुत वीक होते हैं। इस वजह से एक शीट दूसरी शीट के ऊपर फिसल जाती है, स्लिप ओवर कर जाती है, इसी वजह से वो स्लिपरी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई हुई है, फुलरिन। फुलरिन जो होता है ये भी बेटा कार्बन का एक अपरूप होता है, और ये भी इसके अंदर भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में है नहीं, पर आप इतना समझ लो जितने भी दिखाए हैं इनके अंदर एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है और रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये तीनों के तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं। ये आपके 12th में आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिर्फ ये समझ लो इसमें कि हर कार्बन की एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है और वो लास्ट तक फॉलो होती है, जबकि कोयला जो है वो क्रिस्टलाइन में नहीं आता क्योंकि उसका फिक्स ही नहीं है। एक कार्बन कभी 4 से अटैच हो सकता है, एक कार्बन कभी 2 से अटैच हो सकता है, कभी एक कार्बन 1 से अटैच होगा। इसी वजह से जो कोयला जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कोयले की खान में हीरे भी मिल जाते हैं कभी कभी, वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखो फॉर्मूला तो सबके अंदर वही है, क्या? कार्बन। अब कार्बन जब 4 से परफेक्ट अरेंजमेंट से इस तरीके अगर कहीं अरेंजमेंट बना ली तो वो हीरा बन गया ना, बाय प्रेशर या इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोई भी कंडीशन में। जो कोयले की खान है जिसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, लेकिन एक जगह पे कुछ परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया थोड़ी दूर के लिए, तो छोटे छोटा हीरा बन सकता है वहाँ पे। तो यही रीज़न होता है कोयले की खान में हीरे मिलेगा। ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं बेटा CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो आप आई थिंक बना लोगे। कार्बन जो होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो जब अब ये बॉन्ड बनाएगा ऐसा, तो देखो इसके कंप्लीट हो गए कि नहीं? एक ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 और 2 उसने ले लिए कार्बन के। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आया है ऑक्सीजन, उसने भी ऐसे ही बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिए और ये बना लिया उसने। अगर मैं कहूँ कि अब बताओ आप कार्बन के पूरे हुए कि नहीं हुए? हो गए पूरे कार्बन के भी। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। और हर तत्व जो है वो कोशिश करता है कि उसका अष्टक कंप्लीट हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और वो इन तीनों के में आ गए। तो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और अगर बॉन्डेड कंडीशन में बात करें तो बॉन्डेड में कैसे हुआ है? कार्बन ने बनाया है डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ में, और फिर ये बच गए उनके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ। ये हो गई उसकी बॉन्डेड स्ट्रक्चर। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बनाई थी? वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला अभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, तो आप बना सकते हो सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर अणु। तो आपने बेटा एक सल्फर के 8 जो हैं एटम्स को लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक सर्कल में लिख लेना। और हर एक के पास कितने होने चाहिए बेटा? 6। सल्फर का होता है बेटा 16, 2 8 6, तो हर एक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ, एक रिंग से बड़ी रिंग बनाना इसमें करने के लिए। और ये हो गया आपका, दिखाई नहीं दे रहा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले के भी बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब देखो हर एक की रिंग ऐसे कंप्लीट होगी बेटा, ध्यान से देखना। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, बन गया ना ये 5 6 7 8। तो हर एक का ऐसे ही बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बेटा, अगर बॉन्डेड कंडीशन की बात करूँ मैं कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो मैं आपको बॉन्डेड कंडीशन दिखा देती हूँ। जैसे सल्फर एक इधर है, एक इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हर एक ने सिंगल बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड तो बन गया। ठीक है, प्लस में हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, हर एक के पास। ये जब आप बनाओगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी प्रकृति का मतलब है कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कार्बन जो होता है बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। चाहे आप अपने आसपास देख लो, चाहे आप तेल देख लो, घी देख लो, पत्ते देख लो, पौधे देख लो,
चाहे अपने आसपास प्लास्टिक, जितनी भी प्लास्टिक का सामान है सब में कार्बन है। आपके घर में जितने बर्तन हैं उन सब के अंदर कार्बन है। आपके घर में लकड़ी का सामान है, फर्नीचर का सामान है, कुछ भी है, सबके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद है। तो कार्बन इतने सारे यौगिक कैसे बना पाता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो वो सर्वोत्मुखी का मतलब होता है उसके जो इतने ज़्यादा बॉन्ड बनाने, इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाने हैं, उसकी क्या खासियत है? तो ये दो गुण हैं बेटा। एक गुण होता है उसका चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता। ये तो कम इम्पोर्टेंट गुण है जो मैं बता रही हूँ। जो सेकंड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चतुसंयोजकता का मतलब होता है टेट्रावैलेंसी। उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कोई भी कंपाउंड के बन रहा है और उसमें 4 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, तो थोड़ा सा स्टेबल तो होगा ही ना, ठीक है। दूसरा 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो कईयों से जुड़ सकता है एक साथ। तो एक तो ये गुण हो गया। दूसरा गुण जो है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं हम श्रृंखलन। श्रृंखला मतलब समझते हो ना आप? श्रृंखला मतलब कोई लाइन, ठीक है ना, श्रृंखला लंबी सीरीज लाइन। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन जो है खुद से ही जुड़ जाता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद से ही जुड़ के बहुत लंबी चेन बना सकता है, 10 की, 20 की, 200 की, 1000 की, लाख की। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, लाखों 10 लाख मेंबर हो सकते हैं उसकी चेन में, और वो कार्बन ही होते हैं उसके ज़्यादातर। तो कार्बन जो होता है खुद दूसरे कार्बन के साथ बहुत सारी बॉन्ड बना लेता है और बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन की, और यही ये प्रॉपर्टी इतना उसको पावर देती है कि वो इतने ज़्यादा यौगिक बना पाता है, ठीक है। हर एक तत्व के अंदर कैटिनेशन पावर नहीं होती। कार्बन के अंदर कैटिनेशन पावर है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये जो कैटिनेशन की पावर है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई तत्व देखेंगे जिसकी हाई कैटिनेशन पावर, तो वो सिर्फ कार्बन है। बहुत ज़्यादा हाई कैटिनेशन पावर होने की वजह से कार्बन खुद कार्बन से जुड़ के बहुत लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है, चेन बना लेता है, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, पता नहीं कितने कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच कर लेता है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा यौगिक बनाने की क्षमता रख पाता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो होते हैं कंपाउंड्स वो कार्बन के होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? तो जब हम यहाँ आए हैं कार्बन का, जब बताया मैंने आपको कि इसके अंदर श्रृंखलन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे अभी ये मैं पढ़ा रही थी आपको कि ये एक दूसरे से आबंध बना के अद्वितीय क्षमता है उसकी, कार्बन से खुद कार्बन जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कैटिनेशन या श्रृंखलन। अब जो ये जब एक दूसरे से जुड़ता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कई बार कार्बन से जुड़ता है तो एकल आबंध बनाता है, कई बार जुड़ता है तो द्वि आबंध बनाता है, कई बार जुड़ता है तो 3 आबंध बनाता है, ठीक है। तो अभी आबंध को भी हमने बांट दिया है जिनके अंदर सिर्फ एकल आबंध मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कार्बन, क्या आप सिर्फ ये सोचो कि कार्बन सिर्फ एकल आबंध सिर्फ कार्बन के साथ ही बना सकता है, किसी दूसरे के साथ भी बना सकता है। मान लो इसको हाइड्रोजन के साथ बना रहा है या ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, किसी के साथ भी बना रहा है। अगर यौगिक के अंदर जो वो कंपाउंड बना रहा है ना, उस कंपाउंड में 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं, किस आधार पे उसने कैसे आबंध बनाए हैं। कंपाउंड के अंदर 2 कंपाउंड हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है सैचुरेटेड, या वो कंपाउंड हो सकता है, यहाँ कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है बेटा, सारे कंपाउंड्स की बात नहीं हो रही। कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड को बोलते हैं बेटा संतृप्त, और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एकल बॉन्ड्स हो, मतलब सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर डबल और ट्रिपल हो सकते हैं, होते ही हैं, मतलब एक हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो। मैं ये नहीं कह रही हर कार्बन डबल ट्रिपल बनाएगा, लेकिन उस कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा।
और अगर कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे एकल आबंध हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन जो है कैसे कंपाउंड बना सकता है, संतृप्त यौगिक बना सकता है या असंतृप्त यौगिक बना सकता है। संतृप्त यौगिक में हमेशा कैसे होंगे, एकल आबंध। ठीक है, असंतृप्त यौगिक में कैसे होंगे, द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर आपसे अब कोई पूछे, ठीक है, कि किस में है किस में नहीं है, जैसे कोई फॉर्मूला दे के ही पूछ ले आपसे, मान लो कोई आपसे पूछे C2H6, अब इसमें बताओ आप कि क्या कार्बन एकल आबंध बना रखा है, संतृप्त है या असंतृप्त है। तो आपने घबराना नहीं है, आपको जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं लिख लो। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं फॉर्मूले में। अब कार्बन का कार्बन से एक बॉन्ड तो आएगा ही, ये तो निश्चित है। ठीक है ना, उसके बाद में डबल होगा, ट्रिपल होगा, बाद में कर लेंगे। अब कितने हाइड्रोजन यहाँ पे बच गए, 6। तो आप कितने लगाओगे, यहाँ पे कितने बॉन्ड और बचने हैं, 3 बॉन्ड, 1 2 और 3। इसी तरीके से इसके पास भी 1 2 3। क्या फॉर्मूला पूरा हो गया, हो गया। C2 और 3 इधर 3 इधर, H6। तो ये फॉर्मूला है C2H6 इस यौगिक का। अब क्या इसमें कहीं पर भी द्विआबंध या त्रिआबंध आए हैं, नहीं आए। इसका मतलब ये कैसा है यौगिक, ये संतृप्त यौगिक है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब इसमें दूसरा समझ लेते हैं कि मान लो अगर मान लो आ गया दूसरा कोई, तो देखो अब ये मान लो ये यौगिक में आपसे पूछा कि बताओ ये संतृप्त है कि नहीं है या असंतृप्त, आपने बताना है। तो कैसे बताओगे, अब देखो इसमें 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, उसके बाद द्वि या त्रि तो बाद में भी लगा सकते हो, सिंगल बॉन्ड तो लगाना ही है ना। और ये हाइड्रोजन जो है वो 2 ही है, तो 2 ही है तो मैंने बराबर बराबर दोनों को दे दिए। ठीक है, अब आप देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे, उसमें तो हमने गिन के 4 लिख लिए थे पिछले वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर तो एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, 2 ही बने। तो हाइड्रोजन तो एक बना रहा है, ये बात ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसका 4 नहीं हुए। 4 नहीं हुए तो 4 करने के लिए हमने इससे 4 कर दिया, हमने इसको ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 4 बॉन्ड बना दिया इसने। ठीक है, क्योंकि कार्बन हमेशा हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ये कंफ्यूज हो जाओ मैडम यहाँ पे क्यों आपने बॉन्ड बनाए, तो आप ये समझ जाओ कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से कम कभी उसके पास मिलेंगे नहीं। अगर आपने ऐसा कुछ बनाया तो आप गलती पर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए इसके, एक तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया और 3 यहाँ पे बना लिए, 4 हो गए। इसी तरीके से इसके भी 4 हो गए। अब ये फॉर्मूला हो गया ठीक। अब ये कैसा है बताओ, इसमें क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कैसा हो गया, असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। इसमें क्या आ गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि थोड़ी आपको दिक्कत ना हो समझने में। C2H4, अब इसको करके देखो, कार्बन कितने हैं, 2, उसको तो जोड़ेंगे है ना। तो कार्बन कार्बन को हमने जोड़ दिया और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हमने इसको दे दिए और 2 हमने इसको दे दिए। ठीक है, अब देखो क्या ये कंप्लीट हो गया। देखो हाइड्रोजन तो कंप्लीट है, सारे के सारे हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी को दे देता है, एक बॉन्ड बना लेता है। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन तो 4 बनाएगा ना, तो 1 2 3, इसका मतलब पूरा नहीं है, पूरा नहीं था, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड आ गया तो ये कौन सी टाइप में आ गया, ये आ गया असंतृप्त में, अनसैचुरेटेड में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा यौगिक संतृप्त है और कौन सा यौगिक असंतृप्त है। ठीक है, तो ये संतृप्त और असंतृप्त पे ही था, ये हमने कर लिया है। जैसे अभी C2H6 ये भी मैंने करा दिया आपको, अभी थोड़ी देर पहले यही करवाया है। उसके बाद ये सब समझा दिया है, वो सब वही है। इसके बाद आते हैं बेटा श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। इसके लिए आपको आज एक मैं काम दे रही हूँ, वो आपने ध्यान रखना है, उसके बाद मैं आपको एक समझाऊंगी। जब भी हम कोई नाम देते हैं ना, जैसे मैंने अभी जो एक कंपाउंड लिखा था C2H6, इसका नाम है इथेन। तो ये मैंने कैसे दे दिया इसका नाम इथेन, और दुनिया में आप इसका कहीं पर भी नाम पूछना इसका इथेन बताएंगे। क्यों, क्योंकि एक यूनियन बना दी गई है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन होता है,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नाम देने के लिए रूल्स बनाती है वो यूनियन, और उसे बोलते हैं हम IUPAC। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, यूनियन किसके लिए है, यूनियन फॉर प्योर एंड, ए से अप्लाइड केमिस्ट्री, सी से केमिस्ट्री। तो मैं दोबारा बताई मैंने क्या लिखा है, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन है किसके लिए, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए यूनियन बनाई गई है। और जो ये यूनियन है ये कुछ रूल्स डिसाइड करती है, और उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बता पाएंगे, ठीक है। तो उस रूल पे जाने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए वर्ड रूट। क्या पता होना चाहिए, वर्ड रूट। तो हम ये कल करेंगे IUPAC नेम का, बस वर्ड रूट आप कर लीजिए। जैसे नामांकन पंडित नाम नहीं निकाल देता है कि भाई इसका नाम न से शुरू होना चाहिए, ऐसे ही वर्ड रूट जो होता है वो वही है कि एक्चुअल में वो शब्द कहाँ से शुरू करें। तो वो कहाँ से उसका नाम करना शुरू करेंगे, वो उसकी कार्बन संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, उस कार्बन यौगिक में कितने कार्बन है, इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर उस कार्बन में अगर उस यौगिक में मान लो कार्बन की संख्या 1 है, तो मान लो नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, तो ये 1 है तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप। ये आपने बिल्कुल याद रखना है, और हिंदी मीडियम भी ऐसे ही लिखेगा, क्योंकि कई बार ना हिंदी में मात्रा वात्रा गलत करके ना कुछ गलत बन जाता है, तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे प्रॉपर। 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स। ये समझ में आ गया, 1 का मिथ, 2 का इथ, 3 का प्रॉप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, ठीक है। अगला है 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक, 11 का अनडेक और 12 का डोडेक। बस आप इतना याद रख लीजिए, ये आपने अपनी नोटबुक में भी लिखना है और याद भी करना है। ये अगर आपने कर लिया तो इसके बाद हम इसका नेमिंग शुरू कर देंगे। तो आप ये कल आपका यही होमवर्क है, ये याद करके आए। थैंक यू क्लास।